एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। जी हां, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक्टिव होकर पूरे शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का पूरा एकदम व्यवस्था करती है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को वो लुभाती जरूर है। इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आए, अमित शाह जी का नाम नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी आज के समय आधा अधूरा साबित होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का जो चेहरा है वो पार्टी से बड़ा ऊपर रखा गया है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पार्टी में समर्पण कर दिया गया है, ये विपक्षियों का आरोप है। तो चलते हैं कि किस तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। कहते हैं कि तैयारी 2023 से ही उन्होंने अपना चालू कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उसका समग्र कि किस तरह से भारत में चुनाव हो और कौन कौन सीट में हम कम आए और कौन कौन सीट में हम सेकंड रनर रहे और कौन सीट में हम हार गए, ऐसे सीटों का एनालिसिस किया जा रहा है। और साथ ही लोकसभा में जो छवि है जिस सांसद की, उस छवि से पार्टी, आम लोग किस तरह सोचते हैं और पार्टी क्या सोचती है, इस बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। उसकी उम्र का सांसद की उम्र कितना हो जा रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, उसकी उपस्थिति कैसी हुई और वो कोई किस तरह का आचरण कर रहे हैं और दूसरा कोई विकल्प है, उस पोजीशन पे सारे चीजों का एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होना शुरू। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2024 लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि 2014 से लगातार दूसरी बार 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने करिश्माई पोजीशन लाकर सत्ता में काबिज है। तो क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लेने से, सिर्फ नाम ले लेने से चुनाव का बैतरनी पार हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लेने से चुनाव का बैतरनी पार हो जाता है, क्योंकि उनका फिगर को इतना बड़ा करके दिखाया गया है, उसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है या उसके समर्थक है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। तो क्या सचमुच नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है या फिर इसके पीछे भी एक कहानी है? कितना हकीकत, कितना फसाना, कितनी हवाबाजी और कितने धरातल पर, इस सब बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अभी शुरुआत करते हैं इसी बात से कि क्या नरेंद्र मोदी का नाम लेने से ही चुनाव बैतरनी भारतीय जनता पार्टी का पार हो जाएगा? जी नहीं। राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, उनका इस मामले पर अलग अलग विश्लेषण है। कुछ विश्लेषण के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हुए तो इस वक्त में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास को, जो तत्काल मुख्यमंत्री भी थे, उनको पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, लेकिन रघुवर दास जी एक निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए। डबल इंजन की बात करने वाली नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी, कुछ भी अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार अगर कोई केंद्र में कोई योजना लागू करते थे तो सर्वप्रथम रघुवर दास की सरकार जो झारखंड में थी उसका इंप्लीमेंट भी
झारखंड में वो करते थे। यानी कोई भी योजना सबसे पहले झारखंड में रघुवर दास लागू करते थे। फिर भी चुनाव जब हुए तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए। तो क्या जब मुख्यमंत्री हार जाते हैं तो उस वक्त का और उस क्षेत्र का लोग नरेंद्र मोदी को इग्नोर करके उसको वोट करते हैं कि उनकी व्यक्तिगत छवि होती है? यदि व्यक्तिगत छवि की बात होगी तो रघुवर दास को उसकी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन जब सभी चुनाव लोकसभा विधानसभा का, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की डिमांड किया जाता है और कई क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी ने इनका प्रचार प्रसार भी किया। निकाय चुनाव का, लोकसभा को तो करते ही हैं, विधानसभा में शिद्दत से प्रचार प्रसार किया जाता है। सिर्फ एक रघुवर दास की हार की बात नहीं है। याद कीजिए, दिल्ली में किरण बेदी जी, उनको लाया गया था मुख्यमंत्री का चेहरा, उनको बना के पेश किया गया था। एक साफ आईपीएस की छवि रखने वाली, उसको लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश करने की कोशिश किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का उस वक्त में साफ छवि, वर्तमान में भी साफ छवि है, उसमें साफ छवि के विकल्प के रूप में उन्होंने किरण बेदी को लाया था। और चुनाव के समय में किरण बेदी भागने लगी, चुनाव के दिन भागते भागते दौड़ने लगी। लोगों ने पूछा, मीडिया ने, कि आप भाग क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि हम अब बहुत आगे निकल गए हैं, यानी हम आप पार्टी से बहुत आगे निकल गए हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव का जब रिजल्ट आया तो किरण बेदी आउट हो गए और अभी किरण बेदी राज्यपाल बनी हुई है। हाल फिलहाल में चुनाव हिमाचल के प्रेम सिंह धूमल जी, जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, हिमाचल की राजनीति बिना प्रेम सिंह धूमल के सब कुछ अधूरा माना जाता था। लेकिन अभी जो फिलहाल चुनाव हुए तो प्रेम सिंह धूमल जी अपना विधानसभा चुनाव हार गए। तो किरण बेदी, रघुवर दास और प्रेम सिंह धूमल, इस तरह तमाम मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव हार जा रहे हैं, जो कि पूरे भारतीय जनता पार्टी बहुत शिद्दत से इसको कहती है कि नरेंद्र मोदी जी के वजह से सारा लोग जीतते हैं, हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। उनके समर्थक कहते हैं हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। तो फिर उस क्षेत्र का प्रेम सिंह धूमल जी, रघुवर दास और किरण बेदी और ऐसे तमाम लोग जो दिग्गज चुनाव हारे, उनके यूपी में कई मंत्री भी चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव में जीत तो दर्ज की, लेकिन बहुत से दिग्गज नेता, करीब 11 मंत्री चुनाव हार गए थे। ये कैसी परिपाटी, ये कैसी बातें हैं? इस एक तरफ तो कहा जाता है कि उनका नाम लेने से ही चुनाव का बेतारनी पार हो जाता है और उनके मुख्यमंत्री भी हार जाते हैं, कई मंत्री भी हार जाते हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अकेले नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव बेतारनी पार नहीं करा सकते। इसीलिए तो पार्टी जो है टिकट देने में चेहरे ढूंढती है। जीते हुआ कैंडिडेट को टिकट नहीं देना, नए चेहरे को लाना, एक एक्सपेरिमेंट जो है इसी के लिए किया जाता है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। एक सच और सही बातें जो है यही है। चलिए हम बात करते हैं 2024 को। 2024 के लोकसभा चुनाव अनकरीब है और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जो है सारे एजेंडा और हर चीज पर अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। 21 दिसंबर 2022 को बिहार में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें 19 राज्यों के नेता और कार्यकर्ता और घटक दल के लोगों को बुलाया गया था बिहार में। उसके बाद हैदराबाद में 28-29 को प्रशिक्षण शिविर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया। उसमें प्रशिक्षण में दिया गया कि किस तरह चुनाव लड़ने के लिए बूथ लेवल पर लोगों को मजबूत करना है और क्या क्या चीज वहां पर कमी है और हम क्या चीज को फेस कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे नेताओं का फीडबैक लेने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। यही नहीं, विज्ञापनों, सोशल मीडिया
और इस पर भी फोकस की करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा को मजबूत करने के लिए उनकी भी कवायदे चल रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कुछ टास्क दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 160 सीट जहां वो चुनाव हार चुकी है, उस सीटों पे एक्सरसाइज ज्यादा कर रही है। 80 सीट अमित शाह के जिम्मे दिया गया है और 80 सीट जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया। ये बांटा गया और 160 सीट में जो सीट जो कमजोर पड़ नजर आया है, जो कमजोर है, उस पर 4 सीटों पे एक क्लस्टर का निर्णय हुआ है। एक क्लस्टर बनाया गया, यानी 4 लोकसभा सीट पे एक क्लस्टर। इस तरह का पूरे 160 पे एक अलग साइज है। खासकर मुस्लिम वर्ग के बारे में भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पाले में लाने के लिए तमाम प्रयासों पर भी विचार कर रही है और उस पर एक्सरसाइज भी कर रही है। आपको हम बताते चले कि लोकसभा की 80 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिमों की संख्या 20% बताया जाता है। 65 लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिमों की जो आबादी है वो करीब 30% है। इस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि 80 में वर्तमान में 56 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है 2019 में। 80 में 56, जहां पर मुस्लिम की संख्या 20 और 30% की संख्या जहां है और बड़ी पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 27 मुस्लिम कैंडिडेट ने 2019 का चुनाव जीतकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने के लिए उसकी भी एक्सरसाइज कर रही है। परेशानी कहां है, माथे पे बल कहां है? ये जो एक्सरसाइज के पीछे जो हाँपने की बात भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, वो हाँपने की बात यूं ही नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार से। सुशासन बाबू एनडीए के पुराना घटक, नीतीश कुमार जी के जदयू जो है एनडीए के सबसे पुराने घटकों में है। शिवसेना और जदयू जो है वो बहुत पुराना घटक है और विश्वस्त घटकों में गिनती होती थी। जिस तरह नीतीश कुमार अभी पाला बदलकर फिर अपने पुरानी जगह यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और हम और लोगों के साथ मिलकर वहां बिहार में फिर सरकार बना ली और महाराष्ट्र में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, मतलब उसका अपना एक एम था। उसके बाद उन्होंने सत्ता महाराष्ट्र में संभाला, मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर उनके विश्वास एकनाथ शिंदे को तोड़ने में कामयाबी रही, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। और अभी एकनाथ शिंदे जी उसके शिवसेना के वो तोड़कर मुख्यमंत्री बने हुए। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में 2019 में 39 सीटों में 40 में 39 सीटें में जो है एनडीए ने जीत दर्ज की थी। 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता और 16 सीट जदयू ने और 6 सीटों पर एलजेपी ने कब्जा जमाया, यानी 40 में 39 सीट। समझिए कितना प्रतिशत अब जोड़ लीजिए। तो नीतीश कुमार के हट जाने से और राजद और नीतीश का जो गठबंधन और हम और छोटी पार्टी मुकेश सहनी सबके पार्टियों का जो गठबंधन है और कांग्रेस अलायंस ने का गठबंधन, वो मजबूत गठबंधन है। इससे तो भारतीय जनता पार्टी का माथे पे बल आना और पसीना आना लाजमी है। उस सीटों में जहां पर जदयू ने जीती है या फिर जहां पर कमजोर है भारतीय जनता, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक्सरसाइज कर रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के भरोसे यदि लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है और आम लोगों को मालूम है कि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक चुनाव हुआ था
एपीएमसी मंडियों का चुनाव, 147 सीटों पे 147 सीटों पर चुनाव हुए। उसमें महाविकास अघाड़ी दल ने 81 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 147 में 81 सीटों 81 सीटों पर कब्जा कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के गुट मात्र 42 सीट। मंडियों का चुनाव, एपीएमसी का चुनाव जीत दल की। इसमें चौंकाने वाली बात है कि तीसरा एक मोर्चा बना था जो 24 सीट जीतने में कामयाब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अगर लोकसभा का चुनाव वहां लड़ा जाएगा और आपके एनसीपी कांग्रेस का जो गठबंधन है अगर वहां और शिवसेना का जो गठबंधन वहां लड़ेगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए माथे में पसीना आना और माथे में बल पड़ना तो स्वाभाविक बात नजर आती है, इससे किसी को इनकार नहीं है। बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र के बाद हम तमिलनाडु में बात करते हैं तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारते नजर आ रही है। तमिलनाडु में स्टालिन के जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर वो हारते नजर आ रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक से बीजेपी पूरी तरह मात खा चुकी विधानसभा चुनाव में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा। तेलंगाना की बात करिए, साउथ में सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दिया जाए और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल से आए हुए लोगों को अपने साथ में लेकर अभी सत्तारूढ़ है। और एकमात्र सीट, एकमात्र राज्य सिर्फ कर्नाटक साउथ में ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, यानी शासन है उनका। लेकिन अभी जो चुनाव जो 10 मई को होने वाला है, उस चुनाव में जो कयास लगाया जा रहा है या जो अनुमान है वो भारतीय जनता पार्टी को शुभ संकेत नहीं दे रहा। एकमात्र किला भारतीय जनता पार्टी का वो जो है वो संशय में है, वो अभी खतरे की घंटी की तरफ बढ़ रही है। कहते हैं कि जो राज्य में, जब बड़े बड़े राज्यों में, अभी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी ने बहुत एक्सरसाइज करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो तबातोड़ रैली हुई, लगातार रैलियों को जमावड़ा लग गया, प्रत्येक बड़े पदाधिकारी, राजनेता और वहां पर जो है दौरा होने लगा और इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया, बावजूद ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को डिफीट कर दिया चुनाव में। एक बड़ा राज्य उनसे उड़ी चला गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, समझ गए, और इस तरह का उड़ीसा हो गया और साउथ के जितने राज्य हो गया। इस जगह पे झारखंड की बात हम करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी डिफीट किया। यहाँ भी जो मजबूत गठबंधन है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी का जो गठबंधन है ना, वो मजबूत गठबंधन है। तो जो राज्य में किस जगह से भारतीय जनता पार्टी आएगी ये महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सीट है या प्रधानमंत्री का जो पद है, बिना उत्तर प्रदेश को टच किए हुए, यानी वहां पर अच्छे रिजल्ट के बिना दिल्ली की गद्दी में बैठना आसान नहीं है। ये बात सर्वविदित है, इससे किसी को इनकार नहीं। विगत 2014 का जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीट जीती, लेकिन 2019 में उनकी सीटें कम हो गई और मात्र 62 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती और उनके गठबंधन अपना दल ने 2 सीट, 2014 में भी अपना दल ने 2 सीट जीता था, यानी 71 और 2 73 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। तो यहां भी लोकसभा की सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर अगर वहां भी गठबंधन अखिलेश यादव और लोगों का जो गठबंधन, कांग्रेस और लोगों का गठबंधन बनती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चुनाव आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लाख दावे पर दावे करे, लाख दावे प्रतिवादे करे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 2024 नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान रास्ता नहीं है, उनके लिए भी एक चैलेंज है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी और कांग्रेस जिस तरफ से एनर्जेटिक होकर कर्नाटक का चुनाव लड़ी और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने जो अपना भारत जोड़ो वाला जो कार्यक्रम किया और जिस हिसाब से भीड़ जुटी और जिस हिसाब से एग्रेसिव होकर राहुल गांधी हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए
उसके लिए खड़ा कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज है आप पार्टी को लेकर। आप पार्टी दिल्ली में कई चुनावों में से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रही है। और सबसे बड़ा हो, पहले प्रदेश का ऐसा पार्टी है जो कम समय में निकल के दूसरे राज्य ने पंजाब में भी जीत दर्ज कर दी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से चुनाव हारे। वहां भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव पंजाब में भी हारी, दिल्ली में भी उस औसा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। तो बड़े पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि 2024 नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की रणनीति कितनी ही बड़ी रहे, इतना आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।